हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे ही आप लोगों के पास में 2022 के हम लोग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की PYQs को कवर कर रहे हैं। सो ये आप लोगों के पास में लास्ट पार्ट रहेगा। इसके अंदर जो 2022 के अंदर आप लोगों के पास में क्या हुआ था, जो 3 शिफ्ट थी उसके अंदर आप लोगों के पास में क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। हम लोग और 2 शिफ्ट के जो एग्जाम है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आप लोगों के पास में लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस बचे हैं, इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। द एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन स्पोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जैसे कि वाउचर होता है, ठीक है, वाउचर को चेक किया जाता है। कोई भी जो कैश मेमो होता है, बिल होता है, उसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो द एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन स्पोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो एग्जामिनेशन करना, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, वाउचिंग होता है। क्लियर हो गया? वाउचिंग से ये देखा जाता है कि क्या ट्रांजेक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड हुई है या फिर नहीं हुई है। वेरिफिकेशन जो होता है वो आप लोगों के पास में किसका किया जाता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का किया जाता है। वेरिफिकेशन एसेट और लाइबिलिटीज का किया जाता है। ये चेक करना कि जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लाइबिलिटीज शो कर रही है क्या वो रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, क्या उसके ऊपर कोई और चार्ज तो नहीं है, तो उसको वेरीफाई करना, तो वेरिफिकेशन होता है। उनके अमाउंट को डिटरमाइन करना, वो क्या होता है, वैल्यूएशन होता है। वाउचिंग में जो वाउचर होता है जिसके बेसिस पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसको चेक किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वाउचिंग होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग होती है। तो आज के टाइम में वाइडली फेमस आप लोगों के पास में आती है कौन से वाली, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड हम लोगों के पास में आता है। जहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो ह्यूमन होता है उसको क्या माना जाए, जो ह्यूमन होता है उसको क्या माना जाता है, उसके ऊपर किए जाने वाला जो खर्चा होता है उसको खर्चा ना मानते हुए क्या किया जाता है, उसको खर्चा ना मानते हुए उसको क्या माना जाता है, इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में क्या होती है, अलग अलग क्या रहती है हम लोगों के पास में अप्रोचेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कौन से वाली जो अप्रोच है वो किसने दी है, ब्रूमेट, फ्लामटोस एंड पाइल ने दी है। तो कौन से वाली जो अप्रोच है वो किन्होंने दिया आप लोगों के पास में, ब्रूमेट, फ्लामटोस एंड पाइल ने कौन से वाली अप्रोच दी है, तो इन्होंने हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच दी है। याद हो जाएगा। तो ये जो आप लोगों के पास में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की जो अप्रोच है ब्रूमेट, फ्लामटोस एंड पाइल ने दी है, वो आप लोगों के पास में कौन से वाली अप्रोच है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच हम लोगों के पास में आती है। ठीक है जी। तो जिसमें एम्प्लॉयज के ऊपर किए जाने वाले पहले का जो खर्चा किया गया है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच जो है वो आप लोगों के पास में किन्होंने दी है, ब्रूमेट, फ्लामटोस एंड पाइल ने आप लोगों के पास में दी है। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच जो है ये किन्होंने दी है, याद रखिएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच जो है ये किन्होंने दी है, इट वाज गिवन बाय रेनेसिस लिकर्ट ने दी है। जो ह्यूमन रिसोर्स की रिप्लेसमेंट के एम्प्लॉयज को रिप्लेस किया जाए तो उससे क्या होगा, तो ये किन्होंने दी है, आर याद रख लीजिएगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच किन्होंने दिया, रेनेसिस लिकर्ट एंड एरिक फ्लामटोज, एरिक जी फ्लामटोज ने दी है। किन्होंने दी है, एरिक जी फ्लामटोज ने ये अप्रोच दी है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच किन्होंने दिया, रेनेसिस लिकर्ट एंड एरिक जी फ्लामटोज ने। हिस्टोरिकल अप्रोच ब्रूमेट, फ्लामटोज एंड पाइल ने दी है। और एक हम लोगों के पास में क्या रहती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, ये किन्होंने दी है, इट वाज गिवन बाय हैकीमैन एंड जोन्स ने क्या दी है, ये अप्रोच दी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच जो है ये किन्होंने दी है, हैकीमैन एंड जोन्स ने दी है। रिप्लेसमेंट रेनेसिस लिकर्ट एंड एरिक जी फ्लामटोज। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच ब्रूमेट, फ्लामटोज एंड पाइल ने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैकीमैन एंड जोन्स ने दी है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The following information with respect to a company is given below. Net profit before tax कितना दिया हुआ है, 1 लाख। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मतलब कि उसके ऊपर प्रेफरेंस जो डिविडेंड है वो कितने का है, ये जो
10% आगे लिखा हुआ होता है, ये क्या होता है, डिविडेंड की रेट होती है। तो ये 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये कितने की हो जाएगी आप लोगों के पास में, 10,000 का क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख की है, ठीक है, और 10 की ईच है। टैक्सेशन मतलब कि इससे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पर शेयर है वो 10 का है, जो टोटल कैपिटल है वो कितने की है, 1 लाख की है। तो हम लोगों के पास में जो हमारी फर्म है उसके अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, तो जो टोटल कैपिटल है वो कितने की है, 1 लाख की है, और जो पर शेयर की वैल्यू है वो कितने की है, 10 की है। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। टैक्सेशन की रेट कितने, 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है वो क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या फॉर्मूला हम लोगों के पास में रहता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितनी अर्निंग अवेलेबल है, उसको किससे डिवाइड कर दिया जाता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। सो कितनी अर्निंग अवेलेबल है, इसको निकालने के लिए हम लोगों के पास में क्या आता है, जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये कितना है, 1 लाख आप लोगों के पास में है। तो सबसे पहले क्या कर दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो इंटरेस्ट इसके अंदर से ऑलरेडी आप लोगों के पास में डिडक्टेड है, या फिर हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम लोगों के पास में क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स आप लोगों के पास में आ गया कितना, 1 लाख। अगर इंटरेस्ट होता तो हम लोग इंटरेस्ट को भी लेस कर देते। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, तो सबसे पहले टैक्स को लेस किया जाएगा, जो कितना है आप लोगों के पास में 50% हम लोगों को गिवन है। तो 50,000 का क्या हो जाएगा, टैक्स आप लोगों के पास में डिडक्ट होकर हम लोगों के पास में क्या बच जाएगा, 50,000 आ जाएगा। उसके अंदर से सबसे पहले क्या लेस कर दिया जाएगा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसका डिविडेंड लेस कर दिया जाएगा, जो कितना कैलकुलेट हम लोगों ने किया था, 10,000 आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करने के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितनी अर्निंग अवेलेबल हो गई, 40,000 हम लोगों के पास में क्या होगी, अर्निंग अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं हम लोगों के पास में, 10,000 है। तो ये कितना आ जाएगा, ₹4 जो रहेगा ये आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा अर्निंग पर शेयर का, ठीक है। सो निकल जाएगा हम लोगों के पास में इजीली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये ऑडिटर के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ऑडिट की जाती है, ऑडिट का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन की जाती है कि क्या जो प्रॉपर अकाउंट्स हैं वो सही तरीके से बनाए गए हैं, नहीं बनाए गए हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, क्या वो सही पिक्चर शो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, क्या वो सही प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या की जाती है, ऑडिट की जाती है। तो ऑडिट करने के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है, ऑडिटर को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ऑडिटर के पास में सीए की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऑडिटर कौन बन सकता है, तो कोई भी एक इंडिविजुअल ऑडिटर बन सकता है, या फिर कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म होती है, या फिर कोई एलएलपी होती है, वो एक ऑडिटर बन सकती है, ठीक है, और कोई नहीं बन सकता। और जो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, कैग अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को कौन अपॉइंट करती है, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, वो अपॉइंट करते हैं। सो इनके बारे में आप लोगों को बताना, तो कौन सा सेक्शन यहाँ पे रहेगा, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय द कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो ये आप ये ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के केस में अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के अंदर। ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है, उसके बारे में कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 141 बताता है। ऑडिटर की क्या पावर होते हैं, क्या ड्यूटीज होते हैं, उसके बारे में कौन बताता है, सेक्शन 143 बताता है। फिर हम लोगों के पास में क्या आता है, जो रेम्यूनरेशन होता है डायरेक्टर का, उसके बारे में कौन बताता है, जो हम लोगों के पास में डायरेक्टर का कितना रेम्यूनरेशन होना चाहिए उसके बारे में सेक्शन 142 बताता है। अपॉइंटमेंट है ऑडिटर की, ठीक है, जो कौन कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर बाय द कैग, कैग अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में आता है। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 141, पावर और ड्यूटी सेक्शन 143, रेम्यूनरेशन 142 में आता है, ठीक है। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 है, इसको लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। सो पहला क्या गिवन है हम लोगों को, प्राइस अर्निंग रेशो। तो प्राइस अर्निंग रेशो में क्या होगा, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को देखा जाएगा और अर्निंग पर शेयर को देखा जाएगा। तो यहाँ पे नाम से क्लियर है। तो स्टॉक प्राइस जो होगा उसको किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, अर्निंग पर शेयर से। तो ए जो रहेगा वो आपका 3rd से कनेक्ट होती है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा।
अर्निंग यील्ड कितना फर्म अर्न कर रही है, तो उसका फॉर्मूला जो रहेगा वो कितना रहेगा, अर्निंग यील्ड का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, अर्निंग पर शेयर कितना है उसको किससे डिवाइड कर दिया जाएगा, सो मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो के अंदर क्या किया गया था, जो स्टॉक प्राइस था उसको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड किया गया था, बट यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे अर्निंग यील्ड में अर्निंग पर शेयर को स्टॉक प्राइस से डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर क्या आता है, प्राइस बुक रेशियो आता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्टॉक प्राइस रहता है उसको किससे डिवाइड कर दिया जाता है, अकाउंटिंग नेटवर्थ से डिवाइड कर दिया जाएगा। और फिर रिलेटिव प्राइस अर्निंग रेशियो रहता है, तो यहाँ पे फर्म का जो प्राइस अर्निंग रेशियो होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है एक इंडेक्स के प्राइस अर्निंग रेशियो से। प्राइस अर्निंग में स्टॉक प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, अर्निंग यील्ड अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय स्टॉक प्राइस, प्राइस बुक रेशियो, ठीक है। और रिलेटिव प्राइस रेशियो में फर्म का जो प्राइस रेशियो होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है इंडेक्स के प्राइस अर्निंग रेशियो से, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, असर्शन एंड ए रीजन। सो असर्शन, देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ऑफ द ओल्ड पार्टनर व्हेन ए न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑल द पार्टनर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ओल्ड पार्टनर का, जब एक न्यू पार्टनर का क्या होता है, एडमिशन होता है, तो क्या हो जाएगा, तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपना जो शेयर होगा वो किससे लेगा, बाकी जो पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है उनसे लेता है। तो देयर इज ए चेंज इन, तो जो बाकी के पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, यस चेंज होता है। देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर व्हेन ए न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑल द पार्टनर। तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, जब एक नया पार्टनर ने अपना हिस्सा लिया पुराने पार्टनर से, तो पुराने पार्टनर का रेशियो चेंज होता है। और इस केस के अंदर, एडमिशन के केस के अंदर आप लोगों के पास में कौन सा वाला रेशियो होगा, तो नया पार्टनर हिस्सा ले रहा ओल्ड पार्टनर से, तो ओल्ड पार्टनर को क्या होता है, कुछ सेक्रीफाइस होता है। तो एडमिशन के टाइम पे क्या रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, जिसका जो फॉर्मूला रहता है वो हम लोगों के पास में क्या रहता है, ओल्ड रेशियो में से क्या कर दिया जाता है, न्यू रेशियो को माइनस कर दिया जाता है, तो क्या आ जाता है हम लोगों के पास में सेक्रीफाइस रेशियो आ जाता है, ठीक है। जब एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप के अंदर फॉर ए सर्टेन शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो जो कंबाइंड शेयर होगा, जब एक नया पार्टनर आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो पुराने पार्टनर है उनका शेयर रिड्यूस हो जाएगा, तो बोथ आर करेक्ट विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो हिस्सा पुराने पार्टनर से लेगा, तो पुराने पार्टनर अपना हिस्सा उसे देंगे, तो पुराने जो शेयर्स हैं ओल्ड पार्टनर है उनका हिस्सा रिड्यूस हो जाएगा, तो दोनों ही जो बातें हैं वो क्या है, करेक्ट है। और जब रिटायरमेंट होती है तो उस समय पे क्या होगा, जो पार्टनर है वो छोड़ के जाएगा, तो जो बाकी बचे हुए पार्टनर है उनका जो शेयर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उस केस के अंदर क्या रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। जो गेनिंग रेशियो रहता है उसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है वो क्या रहता है, न्यू रेशियो के अंदर से जब ओल्ड रेशियो को माइनस कर दिया जाएगा तो क्या आ जाता है हमारे पास में, गेनिंग रेशियो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में 2022 के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन।